हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 15.4 करेंगे और इसमें भी हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट ही रहेगा। तो आइए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। 15.3 में भी हमारा यही सेम कंसेप्ट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट हमारा कंसेप्ट रहेगा। तो आइए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो हमारे पास जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो क्या है आप देख सकते हो स्क्रीन पर। थोड़ा जूम इन करता हूं मैं। क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आज का, आप देखिए। ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। The probability of husband selection is 1/7 and that of wife selection is 1/5. What is the probability that both of them will be selected, only one of them will be selected, none of them will be selected? एक आदमी है, एक मैन एंड हिज वाइफ, एक आदमी और उसकी वाइफ इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं 2 पोस्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, हस्बैंड के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7 और उसकी वाइफ के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल सिलेक्ट? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, हर बच्चा इसे कर सकता है। देखिए अब हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे लेट ए डिनोट द इवेंट, लेट ए डिनोट द इवेंट, let A denote the event that husband will select। husband select हो जाएगा, A का मतलब क्या है, husband select होगा, will select, ओके। और B का आप एज्यूम करेंगे B denote the event that his wife will be select, ओके। तो हस्बैंड के सिलेक्शन होने की डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमारे को। प्रोबेबिलिटी क्या है, हस्बैंड के सिलेक्शन होने की 1/7 है और उसकी वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बी के सिलेक्ट होने की है 1/5। अब हस्बैंड के न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? अब होने की पता है तो न होने की 1 माइनस करते हैं। तो आप क्या करेंगे 1 - 1/7। तो 1 - 1/7 करना हो तो आपको सिंपल डायरेक्ट बताता हूं, वैसे एलसीएम लेकर के करेंगे आप लोग। डायरेक्ट आपको बताता हूं 7 - 1 ऊपर न्यूमिनेटर में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, 7 में से 1 माइनस कर दो 6 और डिनोमिनेटर सेम रखे 7। अब इसी तरह से वाइफ के सिलेक्ट न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी 5 - 1 कर दो, 5 - 1 ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे 5। जब 1 माइनस करोगे तो 1 - 1/5 तो 4/5 होगा। तो आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों के सिलेक्ट होने की और दोनों के सिलेक्ट न होने की, यानी हस्बैंड के सिलेक्ट होने की ये है, न होने की ये है, वाइफ के सिलेक्ट होने की ये है, न होने की ये है। अब फर्स्ट उसने क्या पूछा, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। जब दोनों इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं दोनों सिलेक्ट हो जाए, इट मीन्स हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी नंबर 1 बोथ ऑफ देम विल सिलेक्ट, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल सिलेक्ट, बोथ ऑफ देम विल सिलेक्ट, इट मीन्स यानी पहला भी सिलेक्ट हो जाए और दूसरा भी, यानी ए भी सिलेक्ट हो जाए, ए का मतलब सिलेक्ट होना, और वाइफ भी सिलेक्ट हो जाए। वाइफ के सिलेक्ट होने का भी बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकालनी है, यानी दोनों की मल्टीप्लाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मल्टीप्लाई होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी बी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए है हमारे पास 1/7, प्रोबेबिलिटी बी है 1/5, तो ये आया 1/35, ओके। सेकंड पूछा है ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्ट इज सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्टेड, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो, सेकंड में दोनों में से कोई एक, इट मीन्स हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दोनों में से एक सिलेक्ट हो, यानी ए हस्बैंड हो जाए, वाइफ न होए, वाइफ न हो, और वाइफ हो जाए हस्बैंड ना होए, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो। तो प्रोबेबिलिटी ए कितनी है, प्रोबेबिलिटी 1/7, ओके। और बी नोट बी के न होने की 4/5, और का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लस,
और बी के होने की 1/5 और ए के न होने की 6/7। तो दोनों का एलसीएम सेम है, ये 7 है, तो 1/35 एलसीएम है 30, और ऊपर आ गया 4 प्लस 6, 10/35 मीन्स 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो ये आ गया हमारे पास 2/7। नेक्स्ट है नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड यानी थर्ड है दोनों में से कोई ना सिलेक्ट हो, ना तो ए हो और न ही बी हो। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी दो, इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, यानी प्रोबेबिलिटी ए नोट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी नोट दोनों के सिलेक्ट न होने की, मीन्स प्रोबेबिलिटी ए नोट कितनी है 6/7, प्रोबेबिलिटी बी नोट 4/5, तो 6 4 जा 24, 7 5 जा 35। तो दोनों के न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 24/35। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जामिनेशन। एक ए स्टूडेंट एग्जाम को पास करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/7, ओके, और बी स्टूडेंट पास करेगा 5/7। देख सकते हो आप लोग। तो हमारे पास ए के पास होने की दे रखी है, बी के पास होने की दे रखी है 5/7। एज्यूमिंग दैट two events A passes and B passes as independent, find the probability that only A pass the examination, only one of them passing the examination। देखिए अब A के पास होने की दे रखी है और B के पास होने की दे रखी है। लेट आप एज्यूम करेंगे अगेन, लेट E1 डिनोट द इवेंट that student A will pass the exam, ओके। इसी तरह से स्टूडेंट्स E2 आप एज्यूम कर लोगे, सेकंड स्टूडेंट विल पास द एग्जाम, स्टूडेंट B will pass the exam, let E1 denote the event that student A pass the exam, और E2 denote student B pass the exam। तो ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ए के पास होने को हमने E1 एज्यूम किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/7, और बी के पास होने को हमने E2 एज्यूम किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5/7। ए के पास न होने की निकालनी है स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस करोगे, 1 माइनस करने के लिए मैंने आपको बताया 7 - 3 कर दो, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे 7 रहेगा। प्रोबेबिलिटी बी के पास न होने की यानी E2 नोट, जो बी के पास न होने को E2 नोट कहेंगे हम, 1 - 5/7 करेंगे तो 7 - 5 ऊपर आ जाएगा 2/7। अब उसने कहा है ओनली वन ए पास द एग्जामिनेशन, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट क्या कहता है, ओनली ए पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी ए पास करे मन से E1 कर जाए, E2 न करे, सिर्फ एक ही पास करेगी एग्जामिनेशन को, ओके। तो क्या आएगा फार्मूला, प्रोबेबिलिटी E1 मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी E2 नोट 2/7, यानी ए कर दे बी न करे, ओके। तो ये आ गया जी 6/49। क्लियर। नंबर 2 क्या निकालना है हमने स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे हमें निकालना है ओनली वन ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन, यानी ए पास कर दे बी ना करे, या बी कर दे ए ना करे, यानी हमें निकालना है ओनली वन ऑफ देम में, आप लिख लेना ओनली प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम विल पास द एग्जामिनेशन, यानी ए कर दे, यानी ए करने का हमने बोला है E1, बी ना करे मीन्स E2 नॉट, और बी कर दे, बी करने को हमने बोला है पास करने को E2, और ए ना करे E1 नोट। तो स्टूडेंट्स आइए वैल्यू रखते हैं हम लोग। E1 की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/7, और E2 नोट की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/7, और का मतलब प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी है 5/7, और E1 नोट की प्रोबेबिलिटी है 4/7। ये 7 7 जा 49 एलसीएम हो गया, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, तो 26/49। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन, पढ़ सकते हो आप।
राहुल स्पीक्स ट्रूथ 5 टाइम आउट ऑफ 6। राहुल सच बोलता है 5 बार, 6 में से 5 बार सच बोलता है राहुल। ओके। नेहा स्पीक्स ट्रूथ 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। नेहा सच बोलती है 9 बार 10 में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर स्टेटिंग दिस सेम फैक्ट। वे एक दूसरे का विरोध करते हैं स्टेटिंग दिस सेम फैक्ट। ओके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अच्छा, राहुल सच बोलता है, कितनी बार बोलता है राहुल सच? 5 बार। कितनी में से? 6 बार में से। अगेन हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट E1 डिनोट द इवेंट, या A डिनोट द इवेंट। E1 एज्यूम करिए या A करिए? A डिनोट द इवेंट। चलो मैं A कर लेता हूं। लेट A डिनोट द इवेंट, डिनोट द इवेंट दैट राहुल स्पीक द ट्रूथ। राहुल स्पीक्स ट्रूथ। ए का मतलब क्या है? राहुल सच बोलता है। और बी का मतलब हमने क्या एज्यूम कर दिया? बी डिनोट द इवेंट नेहा स्पीक ट्रूथ। नेहा स्पीक ट्रूथ। तो राहुल के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी यानी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ राहुल के सच बोलने की 5 बार बोलता है 6 में से, यानी 5 बार 6 में से, टोटल आउटकम है 6। और नेहा के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, यानी 9/10। तो राहुल के सच न बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? 6 - 5 1/6। और नेहा के सच न बोलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 1/10। ओके, तो स्टूडेंट्स पूछा है उसने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर स्टेटिंग द सेम फैक्ट। वे एक दूसरे का विरोध करेंगे, यानी एक सच बोलता है तो दूसरा झूठ बोले, यानी ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए, एक सच बोल दे यानी ए सच बोल दे, यानी पी नेहा राहुल सच बोल दे तो नेहा झूठ, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। और राहुल झूठ बोल दे तो नेहा सच बोल दे, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन प्रोबेबिलिटी। अब वैल्यू रखिए, आंसर उठाइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट 1/6, ये 9/10। तो हमारे पास आया 60 एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स। 5 + 9 14/60 मीन्स 7/30। 7 बाय हमारे पास आंसर आया 7/30। ओके स्टूडेंट्स, सो 7/30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है, देखिए सेम क्वेश्चन है। ए स्पीक्स ट्रूथ इन 70% ऑफ द केसेज एंड काउ पी स्पीक ट्रूथ इन 70% ऑफ द केसेज एंड काउ इन 80% ऑफ द केसेज। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेज दे आर लिकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। देखिए, उसने कहा है ए पी सच बोलता है 70% ऑफ केसेज में सच बोलता है, और क्याऊ सच बोलता है 80% केसेज में। इन व्हाट परसेंट दे लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। कितनी परसेंटेज वो सेम फैक्ट, यानी अगर पहला सच बोले दूसरा भी सच बोले, पहला झूठ बोले दूसरा सेम फैक्ट वो बोलेंगे कितने परसेंट में। ओके, वो निकालना है स्टूडेंट्स। तो अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अगेन लेट ए डिनोट द इवेंट, ए बी द इवेंट, ए डिनोट द इवेंट दैट पी स्पीक ट्रूथ। पी सच बोलता है। ओके, और बी का मतलब क्या है? क्याऊ सच बोलता है। पी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी यानी ए कितना है? 70%, 70/100। क्याऊ के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्याऊ के सच बोलने को हमने बी बोला है
उसकी प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स हमारे पास 80%, 80/100। ओके, यानी P के झूठ बोलने की, सच न बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 30%, 30/100, और क्याऊ के सच न बोलने की प्रोबेबिलिटी यानी B नोट वो होगी 20%, 20/100। तो इन व्हाट परसेंट दे लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, यानी स्टेटिंग द सेम फैक्ट मीन्स यानी डायरेक्टली या प्रोबेबिलिटी दे लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, या तो दोनों सच बोले सेम फैक्ट, या पहले ए भी यानी P भी सच बोले क्याऊ भी सच बोले, या दोनों झूठ बोले, P भी झूठ बोले और क्याऊ भी झूठ बोले। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी रखे 70/100 टाइम्स B के सच बोलने की 80/100 प्लस, और का मतलब प्लस A नोट 30/100 और B के ना बोलने की 20/100। तो डियर स्टूडेंट्स 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0, इससे ये कैंसिल, तो 56/100 प्लस 6/100। तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स ये, अगर इनका एलसीएम लेते हैं हमारे पास ये आएगा 56 + 6, 100 एलसीएम 56 + 6, 62/100, यानी 62/100 मीन्स 62% दे विल likely to agree in stating this same fact. So this is our, which question was this? This was 4th question. Now fifth question, ये देखिए 5th question है। 5th question क्या कहता है, देखिए The probability of hitting a target by 3 marksmen, 3 निशानेबाजों द्वारा, निशानेबाज हैं 3, उनके द्वारा टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, पहले के द्वारा 1/2 है, सेकंड के द्वारा 1/3 है, थर्ड के द्वारा, यानी पहला निशानेबाज टारगेट को हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, दूसरा करेगा 1/3, तीसरा करेगा 1/4। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट को हिट करेगा एक टाइम में। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, अगेन टारगेट को हिट करने को हम इवेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट E1 या ABC एज्यूम कर लिए, लेट E1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट मार्क्समैन हिट द टारगेट, पहला निशानेबाज हिट द टारगेट, टारगेट को हिट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, और E2 का मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया, सेकंड मार्क्समैन विल हिट द टारगेट, और E3 का एज्यूम कर लिया हमने थर्ड मार्क्समैन विल हिट द टारगेट। ओके, तो पहला निशानेबाज टारगेट को हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, दूसरा निशानेबाज यानी मार्क्समैन टारगेट को हिट करेगा 1/3, तीसरा निशानेबाज E3 टारगेट को हिट करेगा 1/4। तो पहले के हिट न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 1 - 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी दूसरे के हिट न करने की 1 माइनस करें तो 3 - 1, 1 माइनस करोगे तो आप 3 - 1 ऊपर वाले को 3 - 1 करो 2/3। प्रोबेबिलिटी E3 ऊपर वाला है जो, उसको न्यूमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर कर देते हैं 1 माइनस करने के लिए, तो 3/4 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, देखिए इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, यानी पहला कर जाए E1 कर जाए, E2 ना करे, E3 ना करे तीसरा, और पहला ना करे दूसरा कर जाए तो तीसरा ना करे। ठीक है स्टूडेंट्स, और पहला ना करे दूसरा ना करे तीसरा कर जाए। ओके, यानी ओनली वन ऑफ देम विल हिट, पहला कर जाए तो दूसरा और तीसरा ना करे, पहला और तीसरा करे तो दूसरा ना कर, पहला और तीसरा ना करे तो दूसरा कर जाए, पहला और दूसरा ना करे तो तीसरा कर जाए हार्ट टारगेट को हिट, सिर्फ एक ही करेगा ना टारगेट को हिट। बस इनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नोट की वैल्यू 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 नोट 3/4, और का मतलब प्लस E1 नोट की प्रोबेबिलिटी 1/2,
E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, E3 नोट की प्रोबेबिलिटी 3/4 और का मतलब प्लस E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E1 नोट की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 नोट की प्रोबेबिलिटी 2/3 और E3 की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो स्टूडेंट्स इन सब का एलसीएम लेकर के हम करते हैं, सबका एलसीएम सेम रहेगा। क्या रहेगा एलसीएम? 2 3 जा 6, 4 जा 24, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 और 2 11/24 आ गया स्टूडेंट्स आंसर 11/24। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, देख सकते हो आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ए द्वारा और बी के द्वारा कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी ए के द्वारा सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सेम करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे आप लोग? सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट अगेन आप E1 डिनोट द इवेंट दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय ए, और E2 का मतलब क्या है, बी के द्वारा प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो आइए आगे देखते हैं। प्रॉब्लम ए द्वारा सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2, प्रॉब्लम बी द्वारा सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3। ओके, पहले द्वारा प्रॉब्लम सोल्व न होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2, दूसरे द्वारा सोल्व न होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/3। अब उसने आगे क्या कहा है, अब कहता है इफ बोथ ऑफ देम विल, ये देखिए क्वेश्चन में, इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रॉब्लम के सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। देखिए प्रॉब्लम सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी, यानी पहला कर दे दूसरा ना करे, दूसरा कर दे पहला ना करे, या दोनों कर दे, यही होगा ना। पहला कर दे दूसरा ना करे, दूसरा कर दे पहला ना करे, या दोनों कर दे, प्रॉब्लम सोल्व होने से मतलब है। तो क्या करें हम लोग, एटलीस्ट वाली कंडीशन आ गई ना ये, यानी कोई एक कर दे, कम से कम कोई एक कर दे, पहला कर दूसरा ना करे, दूसरा करे पहला ना करे, या दोनों कर दे। या तो इस तरीके से करो, पहला कर दे, देखो, या तो इस तरीके से करोगे आप प्रोबेबिलिटी, पहला कर दे यानी E1 कर दे E2 न करे, और E2 कर दे E1 न करे, या E1 भी कर दे और E2 भी कर दे, E2 भी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे और E1 भी कर दे प्रॉब्लम को सोल्व, और E2 भी कर दे। ठीक है, या तो आप इस तरह से करें, या आप इस तरह से कर सकते हो, दोनों के सोल्व न होने की निकाल लो प्रोबेबिलिटी, दोनों के सोल्व न होने की निकाल करके, दोनों के सोल्व न होने की निकाल लो, तो 1 माइनस पहला भी न करे दूसरा भी न करे, दोनों के न सोल्व होने की निकाल के 1 माइनस करो तो कम से कम सोल्व होने की बच जाएगी। तो यानी इस तरीके से कर लो या इसमें वैल्यू रख दो, वो बात सेम, आंसर विल बी सेम। तो हम क्या करें, 1 माइनस पहला भी सोल्व न करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई दूसरा भी सोल्व न करने की 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/3 आया, तो ये आ गया स्टूडेंट 2/3, यानी प्रॉब्लम सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। अब दूसरा इसका पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है स्टूडेंट्स, दूसरा कहता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करे, दोनों में से कोई एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करे। ये बहुत ही आसान है, यानी दूसरा क्या कहता है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम मींस पहला कर दे दूसरा ना करे, यानी बी ना करे, और बी कर दे ए न करे, यानी E1 न करे। तो रख लीजिएगा, वैल्यू रख लीजिएगा बस। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, E2 नोट 2/3, और का मतलब प्लस E2 1/3 और E1 नोट 1/2, तो 2 3 जा 6, तो 6 एलसीएम 2 + 1, इट इज 3/6, इट इज 1/2। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन टॉसिंग अ क्वाइन थ्राइस, एक क्वाइन को 3 बार फेंकने पर फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेसिव ट्रायल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान। एक क्वाइन को 3 बार फेंकने पर आप लिखिए व्हेन अ क्वाइन टॉस्ड थ्राइस, जब एक क्वाइन को 3 बार फेंका जाए तो टोटल आउटकम कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट्स? 8 होगी। ओके, फिर उसे कहा है फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, हेड और टेल के अल्टरनेटिवली आने का प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक को छोड़ करके एक। अगर पहला हेड है तो दूसरा टेल, तीसरा हेड। अगर पहला टेल है तो दूसरा हेड, तीसरा टेल। ओके, 3 बार फेंका है ना, तो यानी लेट हमने अज्यूम कर लिया, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली। तो ए का मतलब क्या, हेड और टेल अल्टरनेटिवली आएगा। इट मींस पहला हेड आ गया तो दूसरा टेल, तीसरा हेड, या पहला टेल आ गया तो दूसरा हेड, तीसरा टेल। अल्टरनेटिवली के सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, एक को छोड़ करके एक वाले, तो यही केस बने। तो ये कितने हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये जब एक क्वाइन को 3 बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम 8, और ये 2 केस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई? 2/8 मीन्स 1/4। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट आपने इसको समझना है, ध्यान से समझना है। क्या चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो आप देखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो देखिए पहले आप इसको पढ़िएगा, इसकी स्टेटमेंट पढ़िएगा। ये देखिए, एक क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक क्वाइन को 3 बार फेंका गया, एंड ऑल पॉसिबल आउटकम आर कंसीडर इक्वली लाइकली, सभी पॉसिबल आउटकम को इक्वली लाइकली कंसीडर किया गया। कंसीडर दी टॉसिंग ए क्वाइन ट्वाइस एज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड वंस एज सेकंड एक्सपेरिमेंट। देखिए क्वाइन को 3 बार फेंका है, टोटल 3 बार फेंका है, और 3 बार फेंकने के उसके 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। 3 बार फेंका है और 3 बार फेंकने पे उसके 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं। 2 एक्सपेरिमेंट कैसे? पहली एक्सपेरिमेंट में क्वाइन को 2 बार फेंका, 2 बार तो पहले एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। देखिए आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 2 बार फेंका है, और सेकंड में कितनी बार फेंका? 1 बार फेंका। टोटल 3 बार हो गया ना। ओके, 2 और 1 3 हो गया ना। तो 3 बार फेंका है, पहले एक्सपेरिमेंट में 2 बार फेंका, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1 बार फेंका। हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 3 हेड दी 2 एक्सपेरिमेंट बीइंग इंडिपेंडेंट, और तीनों हेड की निकालनी है। देखिए स्टूडेंट्स, 2 एक्सपेरिमेंट किए हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में 2 बार फेंका है, तो आप लिख लीजिएगा, आप लिख सकते हो क्वाइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स in first experiment, okay, and once in second experiment। ये लिख लिया आपने। अब पहली बार में, पहले एक्सपेरिमेंट में 2 बार फेंका, जब 2 बार फेंका क्वाइन को, क्या हो सकता है? दोनों हेड आ सकते हैं, 1 हेड और 1 टेल आ सकता है, या दोनों टेल आ सकते हैं। 3 चीजें हो सकती है। जब पहले एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें हो सकती है, जब 2 बार फेंका है क्वाइन को तो दोनों हेड आ सकते हैं, तो उसको एज्यूम कर लिया, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ हेड इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों हेड आ सकते हैं। बी का एज्यूम कर लिया आपने, बोथ टेल, दोनों टेल भी आ सकते हैं इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। और सी का मतलब एज्यूम कर रहे हैं, सी मीन्स आपने एज्यूम कर लिया गेटिंग
वन हेड एंड वन टेल। पहले इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पहले एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही हो सकता है, जब क्वाइन को 2 बार फेंका है तो दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल, एक हेड और एक टेल आ सकता है। ओके, तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जब उसने क्वाइन को 2 बार फेंका है तो दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आपको पता, 2 हेड एच यानी 1/4 है ना। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने 1 बार फेंका है क्वाइन को, 1 बार फेंकने पर एक हेड भी आ सकता है और एक टेल भी आ सकता है। 1 बार फेंकने पर एक हेड आ सकता है। एक हेड आने को सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने बोल दिया, एक हेड आने को हमने बोल दिया लेट डी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड 1 ही आएगा ना, क्योंकि एक ही बार फेंका है। वन हेड डी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इन सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट एक ही बार फेंका तो हेड भी आ सकता है। और ई का मतलब क्या है, जूम कर लिया आपने, ई मींस टेल आना, किसमें, इन सेकंड एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन को आगे। कहता है पहले 2 हेड एंड 1 टेल आए, तो पहले तो ए की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ए की प्रोबेबिलिटी, ए का मतलब क्या है, दोनों हेड मींस पहला भी हेड और दूसरा भी हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालनी है, हेड एच। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। टोटल 4 आउटकम होती है, जब एक क्वाइन को 2 बार फेंकते हो टोटल आउटकम 4 होती है। या आप इस तरह से लिख सकते हो, इसकी 1/2 है, इसकी 1/2, टोटल 1/4 होगी प्रोबेबिलिटी दोनों हेड आने की। बी का मतलब क्या है, हमारे पास एक हेड दोनों टेल, और दोनों टेल का मतलब प्रोबेबिलिटी हमने टेल निकालनी है, पहला भी टेल दूसरा भी टेल, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4। सी का मतलब ये है कि 1 हेड और 1 टेल कैसे हो सकता है, पहला हेड आ जाए दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड। तो ये कितने केस हो गए स्टूडेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब 2 बार फेंकते हैं टोटल आउटकम होती है 4, और ये कितने केस हो गए, 2 केस हो गए ना, 1 2, तो 2/4 होगी ना प्रोबेबिलिटी। या इस तरह से लिख सकते हो 1/2 1/4 प्लस 1/2 1/4 1/4 प्लस 1/4, ये आ गया हमारे पास 2/4, यानी 1/2। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है, जब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्वाइन को 1 बार फेंका, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्वाइन को 1 बार फेंकने पर डी का मतलब है हेड आना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1 बार फेंकने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 बार फेंकने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये मिल गई स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पे जाते हैं। उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट में 2 हेड एंड 1 टेल, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड एंड 1 टेल, ए टेल। 2 हेड और 1 टेल कैसे आ सकता है स्टूडेंट्स, 2 हेड को हमने 2 हेड, अगर पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों हेड आ गए, पहले एक्सपेरिमेंट में ए आ गया, पहले एक्सपेरिमेंट में क्वाइन को 2 बार फेंका है और दोनों हेड आ गए यानी ए आ गया, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चाहिए, कि 2 हेड तो आगे, 2 हेड और 1 टेल चाहिए, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया है उसमें हमें टेल चाहिए, और टेल आने को हमने क्या बोला है, ई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ई चाहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों हेड आ गए, ए आ गया, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में ई चाहिएगा, टेल चाहिएगा 1। और पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों टेल तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि मुझे 2 हेड चाहिए कम से कम, तो दोनों टेल आ गए तो दूसरा एक्सपेरिमेंट तो 1 ही हेड आ सकता है, तो मुझे 2 हेड चाहिए। 2 हेड और 1 टेल कैसे आ सकता है, अगर पहले एक्सपेरिमेंट में सी आ गया यानी 1 हेड आ गया और 1 टेल आ गया, सी आ गया, सी में हमें क्या मिल गया, 1 तो हेड मिल गया और 1 टेल, हमें चाहिए कितने, 2 हेड, तो 1 हेड और 1 टेल तो मिल गया सी में, सी का मतलब 1 हेड और 1 टेल आना। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में मुझे चाहिए क्या, देखो 1 हेड और 1 टेल तो मिल गया हमें पहले एक्सपेरिमेंट में, तो मुझे टोटल चाहिए 2 हेड और 1 टेल, तो 2 हेड यानी 2 हेड और 1 टेल चाहिए, यानी मुझे दूसरे एक्सपेरिमेंट में, दूसरा एक्सपेरिमेंट एक क्वाइन को 1 बार फेंका है, तो 1 बार फेंकने पर मुझे 1 हेड और चाहिएगा, यानी मुझे दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1 हेड आने को क्या बोला है हमने, डी। यानी पहले एक्सपेरिमेंट में अगर सी आया तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में मुझे डी चाहिए। तो आइए अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास, ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, ई की प्रोबेबिलिटी 1/2, और का मतलब प्लस सी की प्रोबेबिलिटी
1/2 और डी की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 8 एलसीएम हो गया, 1 + 4 2 जाए 2, तो 3/8 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये। ओके, अब सेकंड हमें क्या चाहिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, तीनों हेड आने चाहिए, दोनों एक्सपेरिमेंट तीनों हेड। अब तीनों हेड कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 हेड कैसे आ सकते हैं, 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, तीनों हेड कैसे हो सकते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट में हमें क्या चाहिए, दोनों हेड, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या चाहिए, एक हेड, है ना। तो तीनों हेड हो सकते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट दोनों हेड को हमने बोल रखा है ए, दोनों हेड आने को, और दूसरे एक्सपेरिमेंट भी हेड आएगा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हेड आने को हमने डी बोला है, यानी दूसरा एक्सपेरिमेंट डी आएगा, तब हमारे पास तीनों हेड होंगे। तो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स, ए की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और डी की प्रोबेबिलिटी है डी की प्रोबेबिलिटी 1/2, इट इज 1/8। ओके, तो दिस इज आर 8th क्वेश्चन, दिस वाज द 8th क्वेश्चन। नाउ वी आर ऑन 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहा है उसने। 9th क्वेश्चन में उसने कहा ए स्टूडेंट टेक्स एग्जामिनेशन इन 4 सब्जेक्ट ए बी सी डी। एक स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन दिया, 4 सब्जेक्ट में पेपर दिया, तो हिज चांस ऑफ पासिंग ए में पास होने की दे रखी है प्रोबेबिलिटी इन 3/4, सी में पास होने की है 5/6, 4/5। स्टूडेंट्स ये मिस प्रिंट है, चलिए मैं इसको चेक करता हूँ ये एक्चुअल में क्या है। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग थी, तो उसने बोल रखा है ए बी सी डी एंड ही चांस ऑफ पासिंग इन ए आर। ए में पास होने की प्रोबेबिलिटी है जो उसकी 4/5 है, देखिए मैंने ऊपर लिखा है ए, और बी में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, सी में पास होने की है 5/6 और डी में पास होने की है 2/3। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके, मैं डायरेक्ट एक केस अज्यूम कर रहा हूँ, लेट मैं ए बी सी डी ही से ही अज्यूम कर लेता हूँ, या E1 डिनोट द इवेंट स्टूडेंट विल पास इन एग्जामिनेशन ए। स्टूडेंट किस में पास होगा, ए में पास होगा। E2 का मतलब बी एग्जामिनेशन में पास होगा। E3 का मतलब क्या एज्यूम कर ले हमने, वो सी एग्जामिनेशन में पास होगा, और E4 का मतलब क्या एज्यूम कर ले हमने, वो डी में पास होगा। अब देखिए मैं प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूं पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो प्रोबेबिलिटी ए में पास होने की E1 यानी वो है 4/5, बी में पास होने की E2 वो है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सी में पास होने की दे रखी है 5/6 और डी में पास होने की दे रखी है स्टूडेंट्स 2/3। ओके, ये पास होने की प्रोबेबिलिटी है। टू क्वालिफाई ही मस्ट पास इन ए, क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को उसको ए में तो पास होना ही पड़ेगा, एंड एट लीस्ट इन 2 अदर सब्जेक्ट, और इसके अलावा कम से कम 2 सब्जेक्ट और में पास होना उसका जरूरी होगा। ए में तो कंपलसरी है उसको पास होना, बाकी कोई भी 2 सब्जेक्ट में पास हो कम से कम, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही क्वालिफाई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने क्वालिफाई कर दिया एग्जाम को, यानी पहले सबके क्वालिफाई होने की लिख रखी है, तो क्वालिफाई न होने की, ए में पास न होने की होगी 1/5, बी में पास न होने की होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1/4, सी में पास न होने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6 है, ये 1/6 होगी, और डी में पास न होने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 1/3। ओके स्टूडेंट्स, तो उसने कहा है कि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए उसको ए में तो पास होना जरूरी है, इसके अलावा कम से कम 2 सब्जेक्ट में और में पास होना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, प्रोबेबिलिटी दैट ही क्वालिफाई द एग्जाम, क्वालिफाई करेगा एग्जाम को, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी हम क्या करेंगे, यानी पहले में पास होना जरूरी है, E1 में तो पास होना जरूरी है, E2 में भी पास हो जाए और E3 में भी पास हो और E4 में न हो, कम से कम 2 में और हो गया और एक E1 में हो गया, 4 सब्जेक्ट थे ना, या पहले में तो पास होना जरूरी है, दूसरे में नहीं हुआ, पहले में तो पास होना जरूरी है, दूसरे में नहीं हुआ, E2 में नहीं हुआ, E3 में पास हो गया,
और E4 में पास हो गया, बाकी 2 में और हो गया। और पहले में तो पास होना जरूरी है, दूसरे में पास हो गया, तीसरे में नहीं हुआ और चौथे में हो गया, या पहले 3 में हो गया चौथे में ना हुआ, या सभी में पास हो जाए। जरूरी थोड़ा उसको फेल हो करके ही पास होना है, सभी में पास होगा तो भी तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो यानी या और सभी में पास हो, E1 में भी, E2 में भी, E3 में भी और E4 में, सब में क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, आप सबके वैल्यू रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 4/5 मल्टीप्लाई E2 3/4, E3 की 5/6 और E4 नोट की 1/3। और का मतलब प्लस E1 की प्रोबेबिलिटी 4/5, E2 नोट की 1/4 और E3 की 5/6 और 2/3। और का मतलब प्लस E1 की प्रोबेबिलिटी 4/5, E2 की प्रोबेबिलिटी 3/4, E3 नोट की 1/6 और E4 की 2/3। यह सबके पास होने की 4/5, E2 की 3/4, E3 की 5/6 और E4 की 2/3। स्टूडेंट्स, इन सब को सोल्व करके आप देख सकते हो, इन सब का एलसीएम सबका सेम रहेगा। एलसीएम 4 5 20, 6 18, 18 दूनी 36, 360 एलसीएम हो गया स्टूडेंट सबका। तो 4 12 5 60, ये 60 हो गया, प्लस 4 5 20 और दूनी 40, ये 40 हो गया, 4 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 4 12 5 60 दूनी 120 हो गया। इन सबको प्लस करके अपॉन में 360 है, तो 180 220, ये 220 प्लस 222 44 हो गया, डिवाइड में 360। स्टूडेंट्स कैंसिल कर देते हैं, अगर ये कैंसिल होता है 4 पे हो जाएगा, 4 6 जा 4 1 जा 4 9 जा, तो 61/90 आ गया स्टूडेंट्स आंसर। ओके, आप चेक कर लेना अगर आंसर यही होगा, अदरवाइज आप चेक कर सकते हो, यहाँ से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, अदरवाइज आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है ए बैग कंटेन 4 व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल। एक बैग में 4 व्हाइट बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं। अनदर कंटेन 3 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। इफ वन ऑफ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट, बोथ आर ब्लैक, वन इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक। उसने कहा है 2 बैग हैं, 2 बैग में नंबर ये आप लिख लेते हैं। इन फर्स्ट बैग 2 बैग हैं, इन फर्स्ट बैग में क्या है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 4 और ब्लैक हैं 2। इन सेकंड बैग हमारे पास गिवन है, इन अनदर बैग 3 व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, 3 और ब्लैक 5। ओके, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, प्रत्येक बैग से अगर एक बॉल निकाली जाती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर व्हाइट बॉल। तो आप क्या एज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें दोनों व्हाइट आएगी। लेट आप एज्यूम करिए, लेट W1 डिनोट, W1 का मतलब क्या है, व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, फ्रॉम फर्स्ट बैग। और W2 का मतलब B1 का मतलब क्या है, ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। ओके, और W2 का मतलब क्या है, व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। और B2 का मतलब क्या है, ब्लैक बॉल, ये व्हाइट था ये ब्लैक है, ये व्हाइट और ये ब्लैक फ्रॉम सेकंड बैग। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 यानी पहले बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/, दोनों बैग से एक एक बॉल निकाली है, पहले बैग से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी 4/6, ब्लैक आने की B1 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, यानी ये 2/3 और ये हो गया 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 दूसरे बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, दूसरे बैग में 3 बॉल हैं, टोटल 8 हैं। और ब्लैक बॉल आने की दूसरे बैग से प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास
5/8। अब क्या दोनों बॉल एक एक बैग, दोनों बैग से एक एक बॉल निकाले, दोनों वाइट आए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ वाइट बॉल हमें निकालना है, दोनों वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, बोथ वाइट, दोनों वाइट की प्रोबेबिलिटी, यानी पहले बैग से भी वाइट आए यानी W1 आए और दूसरे बैग से भी वाइट मीन्स W2 आए। तो प्रोबेबिलिटी रखो स्टूडेंट्स, W1 की प्रोबेबिलिटी 2/3, W2 की 3/8, तो 2 1 जा 2 4 जा 3 से 3 कैंसल, तो ये आ गया 1/4। नंबर दो क्या निकालना है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो दोनों ब्लैक, प्रोबेबिलिटी बोथ ब्लैक, दोनों ब्लैक आए, इट मीन्स हमारी पहले बैग से B1 आए और दूसरे बैग से B2 आ जाए। तो पहले बैग से B1 आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल 1/3 और दूसरे बैग से ब्लैक बॉल आने की 5/8, तो 5/5/24। और उसे का 1 इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक, 1 इज वाइट, थर्ड निकालना है, 1 इज वाइट, प्रोबेबिलिटी थर्ड में प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, 1 इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक, तो पहली वाइट हो दूसरी ब्लैक हो, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने, पहली वाइट W1, दूसरे बैग से B2 आए और पहले बैग से B1 आ गई तो दूसरे बैग से W2 आए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, पहले बैग से वाइट 1 की प्रोबेबिलिटी 2/3, B2 की प्रोबेबिलिटी 5/8 प्लस B1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और W2 की प्रोबेबिलिटी 3/8, तो हमारे पास 24 एलसीएम 10 + 3 13/24। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bag contains 6 black and 3 white ball, another bag contains 5 black and 4 white. If one ball is drawn from each bag, find the probability that these 2 balls are of the same color. अब सेम कलर, अब पिछले वाले ही क्वेश्चन को करवाता हूँ स्टूडेंट्स, ये खुद करना है। सेम कलर में आपने क्या निकालना है, या तो दोनों व्हाइट आ जाए या और दोनों ब्लैक आ जाए, या पहले से ही ब्लैक और दूसरे सेम कलर की प्रोबेबिलिटी में आपने ये करना है। तो 11th क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, सेम है बिल्कुल 10th जैसा, ये आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। आगे कहा है एक बैग में 4 वाइट और दूसरे में ये है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एंड 2 बॉल फ्रॉम द सेकंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दीज 3 बॉल 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, इससे नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, रेड, ये भी सेम रहेगा। 14th क्वेश्चन है वो भी सेम रहेगा, 13th मैं करवा रहा हूं। ओके, 12, 13, 14th ये सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं इस वीडियो में हम 14, ये बॉल वाले सभी क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर मैं 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लेता हूं तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो है क्वेश्चन कम बच जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं, इसी वीडियो में कर लेते हैं ये क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है, ए बैग हैज 4 रेड एंड 5 ब्लैक इन फर्स्ट बैग, एक बैग में क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, 4 और ब्लैक कितनी है स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉल है हमारे पास 5। और इन सेकंड बैग में कितनी है स्टूडेंट्स, सेकंड बैग में 3 रेड है, नंबर ऑफ रेड बॉल वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, और ब्लैक बॉल है हमारे पास 7। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। उसने कहा है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, पहले बैग से एक बॉल निकाली, रेड भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है। तो पहले अज्यूम कर लीजिएगा, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, ओके। और बी का मतलब है क्या, अज्यूम कर लिया, ब्लैक बॉल
फ्रॉम फर्स्ट बैग। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। आगे उसने कहा है 1 ball ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड 2 ball फ्रॉम द सेकंड बैग से 2 बॉल निकालिए, दोनों रेड आ सकती है, दोनों ब्लैक आ सकती है, 1 रेड और 1 ब्लैक आ सकती है। तो आइए, सी का मतलब है, सी डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल, कौन से बैग से, फ्रॉम सेकंड बैग। और डी का मतलब क्या है, जूम कर दिया, बोथ ब्लैक बॉल फ्रॉम कौन सा बैग, सेकंड बैग। और ई का मतलब क्या है, जूम कर लिया स्टूडेंट्स, ई मीन्स, आपने ई मीन्स जूम कर लिया, ई मीन्स 1 ब्लैक एंड 1 रेड फ्रॉम कौन सा बैग, सेकंड बैग। तो देखिए, उसने कहा पहले बैग से 1 बॉल निकाली, दूसरे बैग से 2 बॉल निकाली। पहले बैग से 1 बॉल आने को हमने इवन हमने ए अज्यूम कर लिया, रेड बॉल आना। पहले बैग से ब्लैक भी आ सकती है, बी अज्यूम कर लिया, ब्लैक बॉल आना। और स्टूडेंट्स, सी का मतलब है दोनों रेड बॉल आए दूसरे बैग से, क्योंकि दूसरे बैग से 2 बॉल निकाली है। दोनों ब्लैक आने को डी मान लिया, 1 ब्लैक और 1 रेड आने को ई मान लिया। तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो सबकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले बैग से रेड बॉल आना, 1 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9, टोटल 9 है ना, रेड बॉल 4 है, टोटल 9 है। तो पहले बैग से ब्लैक बॉल आने को बी मान रखा है, तो 5/9, 5 ब्लैक बॉल है। दूसरे बैग से सी क्या है, दोनों रेड। अब जब 2 बॉल निकालनी है, 2 बॉल जब भी निकाली है तो विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। अगर विद रिप्लेसमेंट होती है तो वो बोलेगा, अदरवाइज वो विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। इसने नहीं बोला कि 2 बॉल निकाली, इट मीन्स वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो दोनों विदाउट रिप्लेसमेंट, जब भी बॉल निकलती है तो कैसे निकलती है, कम्बिनेशन वाले वे से। तो दोनों रेड आने की प्रोबेबिलिटी, सी का मतलब दोनों रेड आना, यानी 3 में से 2, और टोटल कितनी है, 10 है ना दूसरे बैग में, और 10 में से 2 निकलेगी। तो 3C2 का मतलब क्या है, 3 × 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा, सीट 2 × 1 आएगा, और इसका 10 × 9, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो है 1/15। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना है, दोनों ब्लैक बॉल आए, दोनों दूसरे बैग से दोनों ब्लैक आने को 7C2/10C2, 7 है ना ब्लैक, 7 में से 2, और टोटल 10 में से 2 निकलेगी। तो 7C2 7 × 6/2 × 1 अपन 10 × 9/2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कैंसल, ये हो गया ना 10 × 9/2 × 1, इससे कैंसल। तो बच गया हमारे पास 3 पे 3 2 जा 3 3 जा 2 5 जा, तो ये आ गया जी 7/15। नेक्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 रेड और 1 ब्लैक, यानी 1 रेड और 1 ब्लैक, दूसरे बैग में से 1 रेड आए और 1 ब्लैक आए, 2 बॉल निकाली हैं दूसरे में, एक तो यानी 3 में से आए हमारे पास, 3 में से 1 आए, एक 7 में से 1, और टोटल 10 में से 2 निकलेगी स्टूडेंट्स। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, 3 × 7/10 × 9/2 × 1 है ना, तो 2 × 1 ऊपर चला गया, तो 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो ये आ गया जी 7/15। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें जो उसने पूछा है, आइए देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने ये पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जब उसने पहले बैग से 1 बॉल निकाली, दूसरे बैग से 2 बॉल निकाली, तो ये कैसी कौन कौन सी बॉल आनी चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 बॉल्स 2 आर ब्लैक एंड 1 इज रेड, 2 ब्लैक होनी चाहिए और 1 रेड होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी 2 ब्लैक एंड 1 रेड, 2 ब्लैक आए 1 रेड आए, तो 2 ब्लैक आने को हमने क्या बोला है, 2 ब्लैक। अगर पहले बैग से रेड आ गई, यानी पहले बैग से 1 ए आ गई, तो दूसरे बैग 2 ब्लैक और 1 रेड, एक का मतलब रेड बॉल है पहले बैग से, और फिर दूसरे बैग से दोनों ब्लैक आनी चाहिए, दोनों ब्लैक आने को हमने बोल रखा है डी। और पहले बैग से अगर बी आ गई, यानी ब्लैक 1 ब्लैक आ गई, तो हमें 2 ब्लैक चाहिए, तो दूसरे बैग से हमें 1 ब्लैक और 1 रेड आनी जरूरी है, तो यानी दूसरे बैग से हमारा ई आना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, अभी इनकी वैल्यू रख देते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 7/15, और का मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/9, और ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो है 7/15। तो यहाँ पे 135 एलसीएम 28 प्लस 35, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 63 आ जाएगा स्टूडेंट, 63/135, 63/135, और 3 पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 3 2 जा 3 1 जा 3 4 जा 3 5 जा, तो अगेन 3 पे कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 3 7 जा और 3 1 जा 3 5 जा, तो स्टूडेंट हमारे पास आया 7/15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 13th क्वेश्चन भी स्टूडेंट सेम है। उसने कहा है हमें ए बॉक्स कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1 एट ए टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लू। सिंपल से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। लेट 2 बॉल निकाली है, 2 बॉल आने को हमने लेट ए डिनोट द इवेंट, ए डिनोट द, ए का मतलब क्या है 1 रेड चाहिए और 1 ब्लू, डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल, आप बाद में लिख लोगे नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल। 2 बॉल निकाली है, दोनों में एक रेड आए एक ब्लू बॉल आए, उसको हमने ए एज्यूम कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 2 बॉल निकाली है, एक रेड और एक ब्लू आए है ना, एक तो 3 में से आए, एक 5 में से एक आए, और टोटल 8 में से 2, डायरेक्ट है स्टूडेंट्स ये। तो 3C1 का 3, 5C1 का 5 अपॉन 8C2 का 8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 into 1, तो 2 into 1 ऊपर, तो 2 1 जा 2 4 जा और 3 5 जा 15/28, 15/28 आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेम है बिल्कुल 13 जैसा ही है, लेकिन ये विद रिप्लेसमेंट है स्टूडेंट। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, पिछले वाला विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो ये विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट वाला चलो ये भी करवा ही देते हैं स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा ही देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 बॉल आर ड्रॉन, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है, ब्लैक बॉल वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 10, और रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है हमारे पास 8। ओके, तो 2 बॉल निकालिए 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, दोनों कौन से, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। लेट ए यानी बी, लेट ए डिनोट लिया, लेट ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग कौन सी बॉल, रेड बॉल, और बी का मतलब क्या जूम कर लिया हमने, ब्लैक बॉल। अब विद रिप्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, विद रिप्लेसमेंट को इस तरह से करें, पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8 बटे टोटल 18 है, और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी वो है 10 बटे 18। ओके, तो उसने कहा है यानी 4 बटे 9 है ये, और ये है 5 बटे 9। तो उसने कहा एक रेड आए एक ब्लैक आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज रेड एंड अदर इज ब्लैक, अदर इज ब्लैक। अगर वो ये कहता पहली रेड और दूसरी ब्लैक, पहली रेड आने को हमने ए माना है और दूसरी ब्लैक को बी, ए बी, इस तरह से निकालना, तो पहली रेड और दूसरी ब्लैक। अब उसने 1 इज रेड एंड अदर इज ब्लैक बोला है ना, तो उसमें आप किस तरह से लिखेंगे, यानी पहली रेड आ जाए, ए आ जाए, ए का रेड आना तो दूसरी ब्लैक आ जाए, और पहली ब्लैक आ जाए तो दूसरी रेड आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद रिप्लेसमेंट वाले केस में, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहली रेड आने की 4 बटे 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5 बटे 9, और का मतलब प्लस पहली ब्लैक आ जाए 5 बटे 9 और ये 4 बटे 9, तो 9 9 जा 81, 20 प्लस 5 4 जा 20, तो यानी 40/81। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14। 15th क्वेश्चन हम कल करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हमारे पास 14 ही क्वेश्चन है, तो 15 ऑनवर्ड जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।